अस्सलाम वालेकुम। डाटा रिप्रेजेंटेशन के सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमने दो नंबर को ऐड करना है, तो वन इज़ -9 और उसके अंदर हमने एडिशन करनी है +6 की। तो इसका सिंपल तरीक़ेकार ये होगा कि आप 9 जो नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें, जिसका तरीक़ेकार आपको पहले भी बताया है। क्या सबसे पहले आप उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और 1's कॉम्प्लीमेंट आप लेते हैं जो भी नंबर है उसका इन्वर्ट करके। उसके बाद आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे विच इज़ सिंपली एडिंग 1 टू द फ्लिप्ड वैल्यू। उसके बाद आप उसको 6 के अंदर सिंपल एडर सर्किट के थ्रू आप उनको ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे चूँकि 5 बिट की वैल्यू है तो इसलिए हम 5 बिट एडर लेंगे, 5 और उसके अंदर से हम दोनों वैल्यूज़ को पास ऑन करके हम रिज़ल्ट जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका रिज़ल्ट आया है विच इज़ 29 और जो कि साइंड नंबर में -3 बनता है। अगर आपको इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड हो कि ये कैसे है, तो हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ देखी थी कि अगर आपके पास नेगेटिव नंबर हो तो आप 2's कॉम्प्लीमेंट तो पॉजिटिव नंबर बन जाता है, और अगर पॉजिटिव नंबर हो और उसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट लें तो उसका नेगेटिव नंबर बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो कि -3 है, अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहें कि ये इन्वर्टेड में नेगेटिव में कौन सा नंबर है, तो हम उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके उसको देख सकते हैं कि नंबर कौन सा है। सेम गोज़ फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है भी यही प्रोसीजर चलेगा कि हमारे पास -9 है और उसको हमने माइनस करना है 6 में से। तो आप सिंपल -9 का जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट लें और 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसको 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। सिंपल सब्ट्रैक्शन सर्किट जो है, जो कि आप लोगों ने यकीनन डिजिटल सिस्टम्स में पढ़ा होगा, वो इम्प्लीमेंट करके 5 बिट सब्ट्रैक्टर यूज़ करते हुए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17, जो कि साइंड नंबर में -15 बनता है। आप इसकी वैल्यू जो है जो कि नंबर क्या बनता है उसको चेक करने के लिए उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, जो कि आपको 15 शो करवाएगा। अच्छा, इसी तरह हम आगे चलते हैं और देखते हैं कंडीशन कोड्स क्या हैं। बेसिकली हम जब बात करते हैं कैरी की, ओवरफ्लो की, तो ये वो फ्लैग्स हैं या ये वो कोड्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो उन जो हमारे पास स्पेशल बिट्स होती हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट वंस हैं जिनके ऊपर हम डिसीजन करते हैं, उनमें से एक है कैरी फ्लैग की, या आप इसको यहाँ पे उन्होंने लफ्ज़ इसके लिए अनसाइंड ओवरफ्लो लिखा है। इसी तरह ओवरफ्लो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल वी, ये ओवरफ्लो को रिप्रेजेंट करती है। Z रिप्रेजेंट करती है ज़ीरो को। दैट मीन्स कि अगर आपका आंसर ज़ीरो डिक्लेयर हो जाए तो आपका ज़ीरो फ्लैग जो है वो एक्टिव हो जाता है। कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर जो ओल्ड सिस्टम्स हैं या कुछ वेरिएंट्स हैं, उनमें बाज़ औक़ात ज़ीरो की जो है वो डायरेक्टली फ्लैग अवेलेबल नहीं होता। जिस तरह ओल्ड सिस्टम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसके अंदर ज़ीरो फ्लैग नहीं होता। इसी तरह n स्टैंड फॉर नेगेटिव वैल्यू। अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव में जनरेट होता है तो आपका नेगेटिव फ्लैग जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं C इज़ सेट अपॉन अनसाइंड एडिशन इफ़ द आंसर इज़ रॉन्ग, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अभी। C इज़ क्लियर्ड अपॉन अनसाइंड सब्ट्रैक्शन इफ़ द आंसर इज़ रॉन्ग। तो दैट मीन्स कि अगर आपकी सब्ट्रैक्शन गलत हो जाए तो आपका C फ्लैग जो है वो क्लियर हो जाएगा, और अगर एडिशन गलत हो जाए तो आपका अनसाइंड एडिशन गलत हो जाए तो आपका C फ्लैग जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। V which is overflow flag is set upon a signed addition or subtraction if the answer is wrong। अगर आपकी साइंड जो है वो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में फॉल्ट आता है तो आपका जो ओवरफ्लो का फ्लैग है वो आपको एक्टिव कर देगा। सो आपको बेसिकली ये देखना है कि जब भी आप कोई वर्किंग कर रहे हों तो आपको कौन से फ्लैग के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जब हम एडिशन करते हैं तो
आपके पास क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 32 बिट इंटीजर्स होते हैं, तो आपकी वैल्यूज़ इनकी कैसे जो हैं वो एक्टिव होंगी? अगर क्योंकि हमारे पास 32 बिट रजिस्टर्स हैं, सो आपकी जो रेंज होगी वो यानी जो बिट वैल्यूज़ हैं वो फ्रॉम 0 to 31 आप स्टोर करवाएंगे. सो R31 बेसिकली इज़ द MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. सो अगर आपकी R31 जो है वो वैल्यू आपको डिसाइड करके बताएगी कि क्या वैल्यू जो है आपकी नंबर जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. सो इफ़ R31 इज़ 1, तो हमने पहले भी पता है कि MSB अगर साइंड नंबर में 1 हो तो वो रिप्रेजेंट करती है एक नेगेटिव नंबर को. सो दैट मीन्स कि अगर आपकी R31 की वैल्यू 1 हुई तो आपका नंबर एन जो आपका नेगेटिव फ्लैग है वो आपको 1 शो उस वक्त करेगा अगर आपका नंबर नेगेटिव होगा. इसी तरह आर इज सेट इफ आर इज 0, अगर ये आपका पूरा रजिस्टर जो है ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं बिट्स की 0 हो जाती हैं तो आपका Z का फ्लैग एक्टिव हो जाएगा. इसी तरह C इज सेट इफ द रिजल्ट इज इनकरेक्ट फॉर एन अनसाइंड एडिशन. दैट मीन्स कि या तो आपका अगर आपका इनकरेक्ट एडिशन होती है आपकी अनसाइंड की, तब आपका C का फ्लैग एक्टिव होगा. कब? जब आपके जो दो ऑपरेंड्स हैं X एंड Y की MSBs दोनों एंड हो रही हों. एंड हो रही हूँ दैट मीन्स अगर x भी 1 है y भी 1 है, तो अगर आपको पता हो एडिशन के अंदर 1 and 1 इज इक्वल टू 2, तो ये 0 और ये कैरी के लिए 1 हुआ, तो दैट मीन्स कि ये आपकी कंडीशन जो है वो इनकरेक्ट एडिशन के अंदर आ जाता है. सो दैट मीन्स कि अगर आप इन दोनों को एंड करें, एंड की कंडीशन ये है कि इन दोनों का 1 होना ज़रूरी है, तब आपकी आउटपुट 1 होती है. सो दैट मीन्स कि अगर आपके X31 विच इज़ MSB फॉर X operand and Y31 which is the MSB for Y operand, इन दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी और दोनों के अंदर एंड ऑपरेशन अवेलेबल होगा तो आपकी कैरी की फ्लैग एक्टिव हो सकती है. या फिर विच इज हेयर इज और X31 आपकी ऑपरेंड की वैल्यू 1 हो और आपके जो आपका रिजल्टेंट आंसर जनरेट हुआ है उसकी MSB ऑपोजिट हो, ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है. सो दैट मीन्स कि अगर x की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 0 हुई तो इसकी ऑपोजिट वैल्यू मौजूद हुई, तो फिर आपकी वैल्यू जो है कैरी फ्लैग की एक्टिव हो सकती है. एंड सेम गोज कि अगर आपकी y की वैल्यू जो है अगर वो 1 है और R31 विच इज़ 0, तो इन दैट केस भी आपका जो कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा. इसी तरह जब हम ओवरफ्लो की बात करते हैं तो ओवरफ्लो कब सेट होगा? लेट्स सी, मैं इसको रब कर दूं. आपका ओवरफ्लो उस वक्त एक्टिव होगा जब X और Y दोनों की MSBs और ये दोनों अगर हाई हुई और आपके रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हुई, या फिर इन दोनों की वैल्यू 0 हुई और रिजल्टेंट की वैल्यू हाई हुई. सो दैट मीन्स कि इनका जो भी रिजल्ट होगा वो इसके ऑपोजिट होना चाहिए, तो फिर आपकी जो ओवरफ्लो की वैल्यू है वो हाई हो जाएगी. या फिर दूसरा सिनेरियो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास दोनों, ये वैसे दोनों की रिप्रेजेंटेशन हो गई है क्योंकि ये फर्स्ट सिनेरियो जो है वो इस पे इम्प्लीमेंटेड है और ये वाला सिनेरियो इस पे इम्प्लीमेंटेड है कि या तो आपकी वैल्यूज़ X और Y दोनों 1 हो और R31 विच इज़ दी MSB फॉर रिजल्टेंट ये 0 हो, या फिर और आपकी X31 यानी X की MSB 0 हो जाए, Y की MSB 0 हो जाए और इन दोनों के साथ जो आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू जो है MSB की वो 1 हो जाए. सो दैट मीन्स आप ये देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे भी बात की थी कि अगर आपका रिजल्टेंट
जो आपका रिजल्ट जनरेट हुआ है उसका साइन आपके ऑपरेंड से ऑपोजिट हो तो आपका ओवरफ्लो का फ्लैग एक्टिव हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज़ दी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से, अगर आपने ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करना हो उसके अंदर कोडिंग के अंदर, तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दीज इक्वेशंस। इसी तरह जब हम बात करते हैं, ये बात ही एडिशन की, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही तरीक़ेकार यूज़ होगा कि नेगेटिव विल बी द सेम, ज़ीरो फ्लैग विल बी द सेम। सी क्लियर कब होगा? सी क्लियर उस वक्त होगा कि या तो आपकी y और R31 यानी आपका जो ऑपरेंड है y, इसकी MSB और जो आपका रिजल्ट जनरेट हुआ है इसकी MSB, इन दोनों की वैल्यू सेम हो, और या ये पॉसिबिलिटी हो, या फिर आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास जो x की वैल्यू है और आपकी r की जो MSB की वैल्यू है ये दोनों ऑपोजिट हों, या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी x की और y की दोनों की MSB की वैल्यूज ऑपोजिट हों। इन आइदर कंडीशन को अगर आप कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू हो तो आपके जो कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू 1 होगी। इन द सेम केस जब आप ओवरफ्लो की बात करते हैं तो ओवरफ्लो के अंदर आपकी y और x31 की वैल्यू ऑपोजिट होनी चाहिए, और इसको बल्कि इस तरह ज़्यादा बेहतर रहेगा कहना कि आपकी y और R31 इन दोनों की कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज़ जो हैं, यानी ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये सेम हो सकती हैं, यानी ये दोनों ज़ीरोज़ हों और आपकी x की वैल्यू x31 की वैल्यू 1 हो, या फिर आपकी x की वैल्यू 0 हो और y और r की वैल्यू 1 हो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करती हो तो आपका ओवरफ्लो का फ्लैग जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इसकी डिटेल्स वैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली हैं, ये उसकी सिर्फ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है यहाँ पे। इसी तरह एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है, दैट इज़ योर आस्की कोड्स। आस्की कोड्स बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड कोड्स हैं जिसकी जो एब्रीवेशन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कहाँ यूज़ होते हैं? ये आपके सिस्टम्स के अंदर यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होते हैं, और इससे रेलेवेंट जो भी आप डाटा इनपुट लेते हैं या डाटा आउटपुट करते हैं उसके लिए आस्की को फुलफिल जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है ताकि आप एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम के ऊपर आप काम कर सकें। सो दैट मीन्स आप अगर एक IBM सिस्टम पे हैं या HP सिस्टम पे हैं या डेल का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर डाटा सेंड करना है तो कोई कॉम्प्लेक्शन क्रिएट ना हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी ना आए कि आपका डाटा सेंड जब हो तो सिंक्रोनाइज ना हो। आपने अगर यहाँ से हेलो लिख के सेंड किया है और आपके दूसरे एंड पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है तो वहाँ पे भी हेलो ही रिसीव हो, वहाँ पे उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और ना हो रही हो। सो हम क्या करते हैं, जो आस्की है उसने एक स्टैंडर्डाइज्ड टेबल बना दिया है। सो दैट मीन्स कि आप जब भी ABCDEFG जो कि कैप्स में है, जब भी आप अपने कीबोर्ड से कैपिटल A प्रेस करेंगे हमेशा जो कोड आपके सिस्टम को जाएगा दैट विल बी 41 हेक्स। इसी तरह आप जब भी स्मॉल a प्रेस करेंगे तो तब जब भी कोड जाएगा वो 61 हेक्स ही जाएगा, चाहे वो आपका डेल का सिस्टम हो, चाहे वो आपका HP का सिस्टम हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान से आप सेंड कर रहे हो, चाहे वो अमेरिका से सेंड कर रहे हो, जब भी A प्रेस होगा अगर वो कैपिटल A है तो हमेशा 41 कोड ही जाएगा। जब भी आप स्मॉल a को प्रेस करेंगे हमेशा स्मॉल के a के अगेंस्ट 61 का कोड ही जाएगा।
सो इन दैट केस कि अगर आपने एक मैसेज सेंड करना है, एक आपने स्ट्रिंग लिखी है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जी हमने करेक्टर स्ट्रिंग लिखी विच इज़ ऑफ 13 वैल्यूज़। इसके अंदर आप अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं, 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आपने जो अल्फ़ाबेट्स आपने भेजे हैं, आपने जब ये आप ये स्ट्रिंग बना के भेजेंगे, तो आपने जब ये वाले इस तरीके से आप एक स्ट्रिंग को आप इनिशियलाइज करवाते हैं जिसमें हमने ARM कैपिटल डाला है और उसके बाद आपका स्पेस है और उसके बाद A कैपिटल है और बाकी आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल में हैं। तो जो आपकी स्ट्रिंग मूव करेगी, अब यहाँ पे 13 डिजिट्स की आपने एक करेक्टर स्ट्रिंग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनिशियलाइज कराई गई है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग A R और M आपको कैप्स में नजर आएंगे और इसके अगेंस्ट जो बेसिकली मेमोरी कंटेंट आपके सिस्टम को रिसीव होगा दैट विल बी 41 52 4D। इसके बाद स्पेस है, क्योंकि ARM और असेंबली के दरमियान स्पेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है स्पेस का भी नज़र आ जाएगा। लेट मी सी स्पेस, ये आपके पास एस्केप का है। ये नल करेक्टर है, आई एम नॉट फाइंडिंग कि कहाँ पे है। सिंक्रोनाइजेशन, सब्ट्रैक्शन, एस्केप। तो आप खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 हेग्स ये आपके पास, ये आपके पास है स्पेस का जो हेग्स नंबर है। तो आपका जो है जो है आपका स्पेस का अगेंस्ट जो आपका हेक्स कोड है वो जाएगा। इसी तरह 41 आप ये देख सकते हैं 40, क्योंकि A आपका कैपिटल है तो इधर भी 41 है और इधर भी 41 ही गया है। बाकी नंबर आपके ज़ीरोज़ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के आस्की करैक्टर्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो उनका हेक्स नंबर है वो जाएगा। और एट द एंड जब आपकी स्ट्रिंग ख़त्म होती है तो एट द एंड आपका एक नल करैक्टर जाता है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपनी जो स्ट्रिंग है उसको एंड कर दिया है। इसी तरह अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि अगर आप कोई भी स्ट्रिंग है वो आपने सेव करवाई है, तो अगर आप उसका कंपैरिजन करना चाहें कि किसका आस्की बड़ा है या किसका आस्की छोटा है, तो आप देख सकते हैं कि जे अगर एक सिंपल वैल्यू है तो जे जो है उसके जो आस्की आएगा वो सिंपल आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे चूंकि ये स्मॉल जे है तो स्मॉल जे का आस्की कोड है 6A, तो ये सिंपल 6A हो जाएगा। इसी तरह लेकिन जब आप JAR की बात कर रहे हैं तो अगर आप JAR का कोड देखेंगे तो 6A तो आ गया J का, A का आ गया 61 और R का जो है 72। सो ये आपका जो है जार का जो है वो जो स्ट्रिंग है जार, उसका जो आस्की कोड जनरेट होगा वो 6A6172 बनेगा, जबकि आप खाली अगर जे सेंड करेंगे तो खाली 6A सेंड होगा। और इस तरह हम देख सकते हैं अगर आप जारगोन की बात करेंगे या आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका नंबर जो है वो मज़ीद बड़ा होता जाएगा। तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका नंबर बड़ा है। जिसका नंबर ज़्यादा बड़ा होगा उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। सेम गोज़ कि यहाँ पे कैट के बारे में लिखा हुआ है कि कैट जो है वो छोटा है और CAT जिसमें C कैपिटल है और AT छोटा है, इसका आस्की कोड बड़ा है। इसको आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। कैपिटल C जो है इसका हमारे पास जो आस्की होता है दैट इज़ 43। सो इन आइदर केस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि
कैट, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 43 दोनों में आ गया। कैपिटल ए इज 41, स्मॉल ए इज 61। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहीं पे डिफरेंस आ गया है और आपका वैल्यू बड़ी हो गई है। बहरहाल टी की वैल्यू देखते हैं। कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास आती है 54, और स्मॉल टी की वैल्यू हमारे पास है 74। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल कैट और कैपिटल सी इन अ कैट, इन दोनों के अंदर जो है वो सी कैपिटल एंड द रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स अगर छोटे हों तो आपके पास जो है ये नंबर बड़ा होगा इन योर आस्की ऑफ योर स्ट्रिंग। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि आपने अपने नंबर को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो उसका बहुत सा आसान तरीक़ेकार है कि आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है आपकी अपर केस की वो 41 से 5A तक जाती है, और इसी तरह आपकी जो स्मॉल ABC है वो 61 से लेके 7A तक जाती है। सो इन केस ये है आपकी अपर केस और ये है आपका लोअर केस। सो इन केस के आपने अपने जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट होना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने डायरेक्टली 20 हेग्स अपने नंबर में ऐड कर दें। सो दैट मीन्स कि अगर आपका कैपिटल ए है तो कैपिटल ए का जो हमारे पास आस्की है दैट इज़ 0 हेग्स 41। अगर मुझे इसको स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली इसके अंदर 20 हेक्स ऐड कर दूं तो ये मेरे पास 61 हेक्स बन जाएगा। तो ये एक स्मॉल अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो जाएगा। या आपका 20 हेक्स कह लें या 20 हेक्स की जगह आप उसको 32 बिट भी कह सकते हैं, 32 डेसिमल भी कह सकते हैं। आप अपने डेसिमल नंबर में 32 ऐड कर लें या अपने हेक्सा डेसिमल नंबर में 20 हेक्स ऐड कर लें तो आप अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड द सेम थिंग गोज़ अराउंड कि अगर आप लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो जो भी आपके पास वैल्यू स्टोर्ड है अल्फ़ाबेट की उसके अंदर से आप 20 हेक्स माइनस कर दें और आप कैप्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल कि आप एक से दूसरे में कन्वर्ट करना किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि आपको अक्सर औक़ात ये चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। आपने एक जगह से दूसरे नंबर में शिफ्ट करना है तो आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं।